हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में पीएचपी के 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। पिछले वीडियो की बात करूँ तो पिछले वीडियो में मैं प्रोग्रामिंग सी के 30 क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन के साथ लाया था। इस वीडियो में हम पीएचपी के 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और यह जो मैं बता दूँ कि यह यूपीबीटी के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में से आता है। तो इसकी जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, उसका आंसर बनाया हूँ, वो यूनिट वाइज है। जैसे सिलेबस में दिया जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इस 30 क्वेश्चन बनाया हूँ, उस 30 क्वेश्चन का सलूशन दे रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में हमारा बेसिक ऑफ पीएचपी है, सेकेंड में कंसेप्ट ऑफ हुप्स, उसके बाद पीएचपी माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है, पीएचपी एजेक्स होता है, वर्ड फ्रेश होता है। तो ऐसे जो यूनिट वाइज में बताया था कि पीएचपी के जितने भी यूनिट है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, पेपर को सेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पीएचपी, एक्सप्लेन इस फीचर, यानी पीएचपी क्या होता है, पीएचपी है क्या और उसके फीचर। स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी इज ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरप्रीटेड का मतलब ये इसमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी को जिसने क्रिएट किया था उनका नाम है रस्मस लार्डॉफ। ये इन्होंने 1994 में इसको क्रिएट किया था, लेकिन मार्केट में आया 95 में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इसके वर्जन की बात करो तो इसमें वर्जन इसका 8 पॉइंट कुछ चल रहा है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ऑफ पीएचपी के क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि पीएचपी स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म जो है हाइपर प्री प्रोसेसन, जो फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट का पीएचपी इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, यानी इसमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है पीएचपी फास्टर देन द अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उससे फास्टर है। जैसे एएसपी हो गया, जेएसपी हो गया, उससे फास्टर है। पीएचपी कैन एम्बेडेड इनटू द एचटीएमएल के अंदर इसके प्रोग्राम एम्बेडेड होता है। लास्ट टाइम अब फीचर देखते हैं इसके क्या फीचर है। तो पहला है परफॉर्मेंस, यानी कि जो इसका परफॉर्मेंस है फास्ट है। फेमिलियर विथ सिंटेक्स, इतने इसके जितने भी सिंटेक्स है सब फार्मूले, जिससे मान लो सी के हुआ, जावा के हुआ, उसी तरह से इसका भी सिंटेक्स है। इरा सपोर्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और जो वेब सर्वर सपोर्ट और सर्विसेज, ये इसके फीचर्स हैं जो पीएचपी के सपोर्ट करता है। इसके स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि जब भी प्रोग्राम इसका लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं। इसका सिंटेक्स कोडिंग की बात करूँ तो एंगल ब्रैकेट के अंदर इसकी जो जितने भी कोडिंग होता है, एंगल ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होगा और एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क से ये इंड होगा। इसके अंदर जो भी हमें प्रिंट करना हो तो इसमें इको का यूज करते हैं और प्रिंटफ का, दोनों का यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल नीचे लिखा है कि एक वेरिएबल कैसे इसमें डिफाइन करते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं कि पीएचपी के अंदर जितने भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं। जैसा जो वैल्यू होता है वही उसका डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द पीएचपी, व्हाट आर द यूज ऑफ द पीएचपी क्या है और इसकी यूजेज क्या है। तो यूजेज में लिखा है कि पीएचपी के 3 यूजेज इसे यहाँ दिखाया गया है, जो यूजर इसको क्रिएट कर सकता है। तो पहला है इसमें स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी सर्वर साइड में स्क्रिप्टिंग में यूज होता है। नेक्स्ट जो है कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, और थर्ड जो होता है राइटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। ये तीन जो है तीन प्लेस है जहाँ पर ये पीएचपी को यूज किया जाता है। तो पहला होता है सर्वर साइड, नेक्स्ट होता है कंपाइल कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, और थर्ड होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए पीएचपी का यूज करते हैं। और इस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करो तो ये जिसका जो कोडिंग होता है सर्वर साइड के लिए होता है। एक लोकल सर्वर बना सकते हैं हम, ग्लोबल सर्वर बना सकते हैं इससे। कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी इसका यूज होता है। तो इसके जो यूज 3 मेन होता है कि पहला तो सर्वर साइड, दूसरा जो कमांड लाइन, और तीसरा होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए पीएचपी का हम यूज करते हैं। ये इसके यूजेज हो गया। और व्हाट इज पीएचपी लिखा, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था पीएचपी के डिफिनेशन के बारे में, उसके क्रिएटर के बारे में, रिलीज कब हुआ था। तो
आप वहाँ से क्वेश्चन को उठा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हाउ कैन रन द PHP ऑन द लोकल सर्वर, यानी लोकल सर्वर को PHP को कैसे रन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डाउनलोड करते हैं, गूगल में जाते हैं, गूगल पर टाइप करते हैं जेम, डाउनलोड जेम, और उसका लिंक आता है। हमें 2 लिंक आता है, एक तो यदि विंडो के लिए हमें चाहिए तो विंडो का ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं, लाइनस के लिए चाहे तो लाइनस का, मैक का चाहिए तो मैक का। उसके बाद ऑप्शन मिलता है कि कितने बिट का होना चाहिए। तो कुछ सिस्टम जो है 64 बिट को सपोर्ट करता है, कुछ 32 बिट को सपोर्ट करता है। तो वहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन आए, आप ऑप्शन मिलेगा। तो हमने 64 बिट को सपोर्ट किया, सिलेक्ट किया, उसको बाद डाउनलोड किया। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। ओपन पर रन करेंगे और उसका नेक्स्ट करते जाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे हम जेम को PHP के यानी अपनी सब कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट करते जाएंगे, जो भी ऑप्शन आएगा उसमें से। यहाँ पर जो चौथे में बता रहा है कि ये डायरेक्टरी को सेट करता है, किस डायरेक्टरी के अंदर हम PHP जेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ब्राउज़र कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारा जो PHP है वो इंस्टॉल हो जाएगा अपने हमारे सिस्टम के अंदर। ये तो कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप है जिससे हम जेम को अपने सर्वर पर यानी कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। लास्ट में लैंग्वेज सेलेक्ट करने की बारी आएगा कि किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है जेम है हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करते हैं और हमें अपने काम को यूज करते हैं। यानी ओपन करेंगे तो ऐसा आइकन आएगा, उस पर अपाचे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद ही हम इस एप्लीकेशन का अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। और जब भी यूज करना तो कुछ एडिटर को इससे लिंक करा देंगे और एडिटर में हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, उसके बाद हम इसको ब्राउज़र पर रन कराते हैं। ये तरह है कि PHP को कैसे, जेम को कैसे अपने सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। ये कुछ स्टेप है, उसी को स्टेप में लिखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द ऑपरेटर इन PHP एक्सप्लेन इट्स विथ एग्जाम्पल, यानी ऑपरेटर PHP के अंदर ऑपरेटर क्या होता है उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है विच एक्ट ऑन द ऑपरेंड, एक सिंबल होता है जो एक किसी ऑपरेंड पर काम करता है। ऑपरेंड क्या होता है, एक डेटा आइटम होता है जिस पर ऑपरेटर वर्क करता है। ये रहा ऑपरेटर और ऑपरेटर के आइटम। कुछ इसके एग्जांपल हैं यानी टाइप है। तो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर में 2 वेरिएबल लेते हैं A और B और उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। हमें एडिशन को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या यूज करता है, असाइन करना वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें दिया है एक वेरिएबल लिया, उसमें 20 असाइन किया। नेक्स्ट जो रिलेशन ऑपरेटर क्या बताता है, 2 वेरिएबल के बीच कंपेयर करने के लिए बताता है कि उसका रिलेशन क्या है, छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो ये रिलेशन को यानी बताता है इस ऑपरेटर के थ्रू 2 वेरिएबल के बीच में। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी एक कंपेयर की बात करें, ये इसमें भी कंपेयर होता है कि 2 इसमें वेरिएबल लेते हैं और उसको कंडीशन के थ्रू अप्लाई करते हैं कि यह यदि मैच कर रहा है तो हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करके दिखाया हूँ कि यदि एंड में क्या होता है कि 2 इनपुट ट्रू रहता है तब जाके ट्रू रहता है। जाते हैं नेक्स्ट जो इक्वेशन इसमें लिखा डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। तो उसके लिए क्या डिफरेंस है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कोडिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया हूँ। 2 वेरिएबल हुआ हूँ, एक में इंटीजर का वैल्यू पास किया हूँ, दूसरे के अंदर हम फ्लोटिंग वेरिएबल का पास किया हूँ। और इसमें कंडीशन लगाऊँ हूँ यदि A जो है B के बराबर है तो प्रिंट A इक्वल टू B हो जाएगा, अदरवाइज A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो पहले में क्या होता है कि वैल्यू को चेक करेगा, यदि वैल्यू सेम है तो हमारा
पहले एग्जीक्यूट होगा। और तीसरे में मैं ट्रिपल इक्वल लगाया हूँ, इसका मतलब ये क्या करता है कि वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। पहले मैं केवल वैल्यू प्रिंट कर रहा था, लेकिन इसमें डेटा टाइप भी उसके साथ साथ प्रिंट करता है। इस तरह से जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन नॉट इक्वल एंड नॉट डबल इक्वल, इसमें वही सेम है जो दो वेरिएबल लिया था, उस सेम एग्जांपल है। यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है, नॉट अ डेटा टाइप को। इसके अंदर जो वैल्यू तो सेम है, इसलिए जो इल्स वाला एक्सिक्यूट होगा ए इज इक्वल टू बी। लेकिन जो दूसरा कंडीशन लगाया हो डबल इक्वल में, इसमें क्या करता है, वैल्यू के साथ साथ उसके डेटा टाइप को भी चेक करता है। यदि डेटा टाइप भी इक्वल है तब जाके वो इक्वल करता है, अदरवाइज नॉट इक्वल कर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, राइट अ शेप ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। दो वेरिएबल है, दो नंबर है, उनके वैल्यू को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, उसी को बोलते हैं शेप। तो हमने दो वेरिएबल ले लिया ए और बी, उसमें वैल्यू इंसान कर दिया और इसको स्वेप करने से पहले एक बार प्रिंट कर दिया। उसके मैं क्या करता हूँ कि जो ए के अंदर ये वेरिएबल है उसके अंदर ए प्लस बी डाल देता हूँ। ए का वैल्यू 40 है और बी का वैल्यू 30 है, तो टोटल हो जाएगा 70 ए के अंदर आ जाएगा। फिर मैंने बी में क्या दिया, ए माइनस बी, यानी ए के अंदर 70 और बी के अंदर 30, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो बी के अंदर 40 हो जाएगा। और जो फिर लास्ट में फिर ए को करेंगे, एक में स्टोर करा देंगे ए माइनस बी, और अब जो है 70 माइनस हम 40 करेंगे तो ए के अंदर हमारा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्वेप करा सकते हैं, दो वेरिएबल को स्वेप आसानी से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर है, उसको चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए प्रोग्राम में लिखा हूँ, एक वेरिएबल ले लिया हूँ एक, और उसमें वैल्यू को असाइन करता हूँ। अब यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जो वैल्यू मैं लिया हूँ यदि 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, यदि 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है 0 आता है, तो मैं समझूंगा कि वो नंबर इवन होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, वैल्यू का नाम हो ए, लेकिन यहाँ पर मैं प्रिंट किया हूँ $N, लेकिन वहाँ मैं फिर से कह दे रहा हूँ $A को प्रिंट करना है। ठीक है, उस वैल्यू को मैं क्या कर 2 से डिवाइड करने के बाद यदि उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो जो वैल्यू है वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड होगा। तो इवन ऑड फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम कोई भी वेरिएबल को कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर के, हाउ मेनी द लूप सपोर्ट इन द PHP के अंदर कितने लूप सपोर्ट करता है। तो PHP के अंदर बता दूँ 4 लूप सपोर्ट करता है। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है फॉर ईच, वाइल और डू वाइल। अब लूप होता क्या है, तो लूप का मतलब किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स यदि हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लूप का यूज करते हैं। PHP के अंदर लूप 4 टाइप का होता है। पहला होता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्टेटमेंट था एक ही बार दे देता है। जैसे मान लो इनिशियलाइज करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा और उसके अंदर लूप को अपडेट करने के लिए, तो एक ही बार एक ही लाइन में सब कुछ दिया जाता है। तो सिंटेक्स में दिया गया फॉर लूप का जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल का इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद अपडेट करते हैं, या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। यदि कंडीशन ट्रू रहा तो चलता रहेगा, यह कंडीशन तब तक चलेगा जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यही तीनों स्टेटमेंट यदि वाइल हो या डू वाइल हो तो उसको अलग लाइन में किया जाता है, लेकिन फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन में एक ही ब्रैकेट के अंदर सब हम कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना, कंडीशन का मतलब कंडीशन लगाना कि हमारा लूप कब तक चलेगा। तीसरे पॉइंट में उस वेरिएबल को अपडेट करना, अपडेट का मतलब या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट हो गया। इसके नीचे एक छोटा सा एग्जांपल है, यानी जिस फॉर लूप के थ्रू, तो एक मैं वेरिएबल लिया हूँ यन के अंदर हमने एक वैल्यू को 1 को पास कर दिया हूँ, या लूप जो है लगा दिया हूँ और उसको चेक कर दिया हूँ। नेक्स्ट जो फॉर ईच का मतलब जब हम मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कराना होता है, यूज कराना होता है तो हम इस फॉर ईच का यूज़ करते हैं। और ये भी बता दूं कि इसका यूज़ ज़्यादातर एरे के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए काम आता है।
इसका सिंटेक्स है फारिश, और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम डालेंगे, फिर उसको दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे और उस वेरिएबल को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। जैसे मैं समान नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और उसको फारिश यानी जितने भी है सब एक ही साथ आ जाएगा, उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट जो वाइल लूप में क्या करता है कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहा तो आगे वह बढ़ता जाएगा, अदरवाइज वो जैसे फॉल्स होगा हमारा लूप टर्मिनेट होगा। तो वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, यदि हमारा कंडीशन ट्रू है तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं जाएगा, वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। इसका सिंटेक्स जैसे वाइल में सबसे पहले कंडीशन दिया, यदि कंडीशन ट्रू रहा तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं, यानी जब लूप स्टार्ट होता है उसी समय कंडीशन को चेक करता है, इसलिए एंट्री कंट्रोल कहते हैं। नीचे इसका सिंटेक्स दिया है कि जब हम वाइल लूप को यूज करेंगे तो क्या, वाइल में सबसे कंडीशन करेगा, कंडीशन के बाद बॉडी को एग्जीक्यूट कराएगा। इसका एग्जांपल है, एक वेरिएबल ले लिया आई के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन लगाया, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा ये लूप इस वैल्यू आई के वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो वहीं पर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इनिशियलाइज किया, फिर उसके अंदर हमने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन के अंदर फिर मैं उसको प्रिंट कराएगा और लास्ट में उसको अपडेट किया। यहाँ पर मैंने A++ दे दिया हूँ, यहाँ पर होना चाहिए $i++, क्योंकि वेरिएबल का नाम मैं लिया आई। तो इसमें मैं यही दिखा दूँ कि ये 3 लाइन में दिखाएगा था, वही फॉर लूप की में एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया था, इनिशियलाइज भी कर दिया था, कंडीशन भी लगाया था और अपडेट भी कर दिया था। तो यही डिफरेंस होता है फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर। इसमें इससे का यूज करने से हमारा जो कोडिंग है वो इंक्रीज होता है, और फॉर लूप का यूज़ करने से हमारा जो कोडिंग हो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। लास्ट जो है लूप, उसका नाम है वाइल, डू वाइल जो वाइल लूप की तरह है, लेकिन अंतर ये होता है, डू मतलब पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन वाइल में क्या था, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हम लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा कंडीशन, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। इसके सिंटेक्स सबसे पहले डू रहेगा, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट कराएगा, और उसके बाद जब लूप टर्मिनेट होगा यानी बॉडी क्लोज होगा तब हम कंडीशन चेक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और वाइल जो होता है एंट्री कंट्रोल लूप होता है, लेकिन डू वाइल होता है एग्जिट लूप कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन लू वाइल और डू वाइल, यानी वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन सबसे पहले वाइल में कंडीशन को चेक करता है, यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहा तब जाके स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। लेकिन डू वाइल में क्या करता है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद लूप चेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि लूप में क्या होता है कि यदि कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो वहीं पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और डू वाइल में कंडीशन हमारा फॉल्स हो या ट्रू हो, सबसे पहले एक बार वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट वाइल के अंदर सेमीकोलन यूज नहीं होता है, लेकिन डू वाइल के अंदर सेमीकोलन यूज होता है। यदि कंडीशन वाइल के अंदर फॉल्स हो गया तो लूप रिपीट नहीं होगा। वाइल लूप में क्या होता है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले होगा, लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि जब लूप एग्जीक्यूट होता है तब वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि यह जो लू वाइल जो है एंट्री कंट्रोल लूप कर सकते हैं, और लू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कर सकते हैं। नीचे उसका सिंटेक्स दिया है कि जब हम यूज करेंगे तो वाइल के अंदर पहले कंडीशन डालते हैं, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डिफाइन द स्विच केस स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। तो स्विच केस क्या होता है, स्विच केस को बता दो कि स्विच केस का यूज होता है मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, यानी जहाँ मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो तो वहाँ पर हम स्विच का यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स है कि जब भी हम स्विच का यूज करेंगे तो स्विच कीवर्ड का भी यूज करते हैं, उसके अंदर कंडीशन डालते हैं और इसके अंदर बहुत सारे केसेस चलता है।
जो कंडीशन जो केसेस मैच करता है उसको आउटपुट रिटर्न कर देता है। अब इसके नीचे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लिया हूँ और यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लिया हूँ, उसके अंदर जो वैल्यू असाइन किया हूँ मैं 200 असाइन कर दिया। फिर उसको उस वेरिएबल को स्विच के अंदर मैं डाल देता हूँ। फिर केस लगाता हूँ, यदि हमारा जो वैल्यू है वो 100 है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और ब्रेक लगाता है ताकि वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से इसमें मल्टीपल टाइप के कंडीशन को लगाते हैं, जो केसेस लगाते हैं। यदि जो केस मैच कर रहा है, कंडीशन मैच कर रहा है तो उसको प्रिंट करेगा। इसके साथ साथ एक अलग से डिफ़ॉल्ट केसेस होता है, यानी जो केसेस मैच नहीं करेगा वो डिफ़ॉल्ट केस मैच करेगा। तो ये अलग से एक लास्ट में हमें डिफ़ॉल्ट केस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द एरे इन पीएचपी। एरे क्या होता है पीएचपी के अंदर, कितने टाइप का होता है? तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी सेम टाइप के कलेक्शन एरे का कलेक्शन होता है। ये क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है। ये वो भी किस टाइप का, तो सेम डेटा टाइप का। तो सेम टाइप का वैल्यू होता है तो उसको ये क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये 1 से लेकर यानी ज़्यादातर वेरिएबल को इसमें होल्ड करा सकते हैं सेम टाइप का। इसके एडवांटेज क्या है कि इससे क्या होता है कि हमारा जो मल्टीपल वेरिएबल को हम होल्ड करा सकते हैं, एक ही बार डिक्लेयर करेंगे उसको और एक ही बार उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। नहीं तो इसके लिए हम जितने वेरिएबल है अलग अलग उसको इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, करना पड़ेगा। ट्रैवर्सिंग यानी एरे की एलिमेंट हो आसानी से उसको ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। इसके अंदर सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके टाइप क्या है, तो टाइप का है इंडेक्सेस एरे, एसोसिएटेड एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ये इसकी टाइप है। इसको मैं वीडियो में बता चुका हूँ अपने एरे के वीडियो में। यदि आपको डिटेल में जाना है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या यहाँ पर केवल नाम डिफाइन किया हो कि हाँ इसके नाम होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करूँ तो फंक्शन पहला होता है काउंट, यानी जो एरे के अंदर हमें एलिमेंट को काउंट करना है तो इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। सेकेंड सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या होता है, जो अनऑर्डर एलिमेंट होता है एरे के अंदर उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है। जैसे बी सी ए दिया है, लेकिन जब इसको सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स, रिवर्स का मतलब जो एरे, जो एलिमेंट एरे का है उसको रिवर्स में प्रिंट करता है। और जो लास्ट में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दो वेरिएबल लेता हूँ, दो एरे बनाता हूँ और उनको से इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरसेक्ट मतलब दोनों वेरिएबल के अंदर, दोनों एरे के अंदर जो आइटम्स, दो एलिमेंट मैच करेगा उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको वो कॉमन निकाल देगा। जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देगा। तो ये इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। तो ये एरे के अंदर ये फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के फंक्शन को एक्सप्लेन करिए। तो स्ट्रिंग, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बता दूं कि स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। वह करेक्टर आपका सिंगल कोट में भी हो सकता है, डबल कोट में भी हो सकता है। तो ये होता है स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। जब भी वो लिखेंगे तो या तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं, उसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक str वेरिएबल लिया, उसके अंदर हेलो वर्ड इंसलाइज कर दिया। इसको मैंने यहाँ पर मैं सिंगल कोट में इसको वैल्यू इंसलाइज किया हूँ और इक्वल लगा के इस वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट में वहीं पर जो मैं हेलो वर्ड लिया हूँ आप उसको मैंने डबल कोट में इंसलाइज करते हूँ और उसको भी प्रिंट करेंगे, तो दोनों तरह से प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, जैसे मान लो स्ट्रिंग दिया है, उसके लेंथ फाइंड करना होगा कि उसके कितने एलिमेंट है, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि स्ट्रिंग को हम लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो भी हम लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स करना है, जैसे एरे में बताया था कि एरे को रिवर्स करना है तो हम उसका फंक्शन यूज़ करके उसको में रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ उप्स एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं कि उप्स क्या होता है। तो उप्स क्या होता है, एक पैराडिज्म कर सकते हैं या मेथोलॉजी कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है मिनी कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा एंड पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो उप्स क्या होता है, एक पैराडिज्म होता है, या कर सकते हैं मेथोलॉजी कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे पहले क्लास देखते हैं कि क्लास क्या होता है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, रियल एंटिटी नहीं होता है। ये जो कोई भी
मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी होता है और बिहेवियर होता है। जैसे क्लास मैंने एनिमल से ले लिया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका नेम क्या है, उसका कलर क्या है, इसका बिहेवियर हो गया। तो सबसे पहले क्लास को डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्टांस ऑफ क्लास, और ये रियल एंटिटी होता है। क्लास जो है रियल एंटिटी नहीं होता है, क्लास कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है, स्टेट होता है और उसका बिहेवियर होता है। जैसे मान लो मैंने एनिमल्स नाम का क्लास बनाया, तो उसका नेम क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज द सेम एज द मेथड नेम, क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जो क्लास के सेम होता है। और पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और जब भी इंस्लाइज करते हैं ये ऑब्जेक्ट को इंस्लाइज करने के लिए यूज होता है। पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं और डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। इसके टू टाइप होता है, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर ना हो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जो पैरामीटर के साथ रहता है कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसी का अपोजिट डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर क्या आता है, जितने भी जो अनयूज ऑब्जेक्ट होते हैं उसको रिलीज कर देता है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए है, लेकिन ये क्या करता है, उसको रिलीज करता है, उसको हटा देता है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर का यूज कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसे डिस्ट्रक्टर का यूज डिस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन इन पीएचपी, हाउ कैन डिक्लेयर इट। इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पीएचपी क्या फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ कोड होता है। जैसे मान लो एट ले लिया, रन ले लिया, फ्लाई ले लिया, ये स्पेशली टास्क को परफॉर्म करता है। इसका सिंटेक्स यानी कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं। पीएचपी के अंदर फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन का नेम होता है, और यदि इसमें पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर पास करते हैं। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस रहेगा, उसके अंदर स्टेटमेंट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसमें नीचे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म और एक्सप्लेन इस विथ एग्जाम्पल। तो पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, उसके एग्जाम्पल को डिफाइन करना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैं बता दूं कि पॉली मीन्स क्या होता है। पॉली मीन्स दो वर्ड से बना होता है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स रूप होता है, फॉर्म होता है। तो वन थिंग मेनी फॉर्म में एक आदमी डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट बिहेवियर यदि करता है तो उसको बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज ए वे टू परफॉर्म द सिंगल एक्शन इन डिफरेंट फॉर्म, यानी एक ही एक्शन को डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके टू टाइप होता है, पहला होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग पीएचपी के अंदर सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। तो एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का मेथड रहता है, लेकिन उसका जो पैरामीटर होता है डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। पीएचपी के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब डिफरेंट क्लास के अंदर सेम नाम का मेथड सेम पैरामीटर रखता है, उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाया हूँ कि एक क्लास है और दो क्लास लिया हूँ, एक ऐड लिया हूँ और दूसरा मल्टीप्लिकेशन लिया हूँ। उसके अंदर जो मेथड है, मैं बताया था कि मेथड जो है सेम नेम में करेगा, सेम पैरामीटर रखेगा, लेकिन डिफरेंट क्लास के अंदर। तो दो क्लास है, उसके अंदर मैं सेम नाम का फंक्शन बना, फंक्शन का नाम है कॉल, और उसको पैरामीटर भी सेम है, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइड। कैसे होगा, जैसे पहले मैं एडिशन परफॉर्म किया और दूसरे में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, तो जब इसका आउटपुट लेंगे तो आउटपुट केवल मल्टीप्लिकेशन का आएगा, यानी एडिशन के ऊपर वो मल्टीप्लिकेशन को ओवरराइड करते हैं, इसी को बोलते हैं ओवरराइड। तो ओवरराइड का मतलब डिफरेंट क्लास के अंदर सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर पास होता है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो ये रहा मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल, उसका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन में देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इनहेरिटेंस। व्हाट इज अ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑफ विथ एग्जांपल। इनहेरिटेंस क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ऐसा कंसेप्ट होता है जो एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरा क्लासेस एक्सेस कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म होता है या कंसेप्ट होता है जो एक्सेसिंग द फीचर्स या प्रॉपर्टी ऑफ एक क्लास से दूसरे क्लास को एक्सेस करता है। इसके अंदर जो 4 टाइप का होता है, फॉलो द सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्की और इंटरफेस होता है। सिंगल लेवल का मतलब एक सुपर क्लास रहेगा, उसके दूसरा चाइल्ड क्लास जो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास एक्सेस करेगा। मल्टी लेवल में क्या कहता है कि इसमें पहले एक सुपर क्लास होता है, उसके बाद बेस क्लास होता है, बेस क्लास के अंदर फिर चाइल्ड क्लास होता है। तो 3 हायरार्किकल बन जाता है, इसको लेवल बन जाता है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। हायरार्की में क्या होता है कि एक सिंगल जो क्लास होता है वो उसको मल्टीपल इसके चाइल्ड क्लास एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हायरार्की होता है। इंटरफेस में बात करूँ तो इंटरफेस क्या करता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इंटरफेस कैन डिफाइन द मेथड, नेम एंड आर्गुमेंट बट द नो कंटेंट ऑफ द मेथड। यानी इसके अंदर हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसको डिफिनीशन नहीं दे सकते, उसको केवल डिक्लेयर कहते हैं। इसके अंदर केवल मेथड को डिक्लेयर कहते हैं, डिफिनेशन किसी क्लास के थ्रू दिया जाता है। इसी में इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं, जब इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो किसी क्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सुपर ग्लोबल PHP के अंदर क्या होता है। तो इसमें बता दो कि जब आप एक फाइल या को अदर फाइल्स के थ्रू हम एक्सेस कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। तो लिखा है कि सुपर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम द वन फंक्शन या क्लास या एनी फाइल फ्रॉम विदाउट एनी स्पेशल टास्क। ये इससे क्या होता है कि एक फाइल को दूसरे फाइल में यदि हम एक्सेस कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। इसके कुछ नीचे एग्जांपल दिया है, ये क्या क्या है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो पहला होता है डॉलर सुपर ग्लोबल्स, सेकेंड होता है गेट, पोस्ट, सर्वर, रिक्वेस्ट, कुकीज, सेशन और फाइल्स। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल के नाम है। सबसे पहले देखते हैं सुपर डॉलर सुपर ग्लोबल। जैसे ग्लोबल वेरिएबल की तरह प्रोग्राम में यूज होता है कि उसको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसी के अंदर सुपर ग्लोबल डॉलर ग्लोबल वेरिएबल होता है जो ग्लोबल की तरह यूज होता है। नेक्स्ट होता है गेट और पोस्ट होता है। ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है या सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है गेट, और उसी को पोस्ट भी यूज करते हैं। गेट और पोस्ट में अंतर क्या होता है कि गेट के थ्रू हम किसी इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं या सबमिट करना चाहते हैं तो उसका जो पासवर्ड होता है या जो कंटेंट होता है URL पर डिस्प्ले करता है। लेकिन उसी को यदि पोस्ट के थ्रू मैं करता हूँ तो URL पर मैं जो भी मैं डेटा सेंड करता हूँ वो डिस्प्ले नहीं होता है। ये सिक्योर होता है, लेकिन जो गेट होता है वो सिक्योर नहीं होता है। तो इन्फॉर्मेशन को यदि कलेक्ट करना हो तो गेट का भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गेट में यही होता है कि उसके कंटेंट को URL पर शो करता है, डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या करता है कि जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना था या रिक्वेस्ट करना था किसी इनपुट फील्ड से, यदि इन्फॉर्मेशन को हमको लेना है तो इस वेरिएबल का यूज़ करके हम उसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर गेट और पोस्ट दोनों यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर क्या, ये भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ या स्क्रिप्टिंग लोकेशन। यानी किसी पाथ को यदि हमें एक्सेस करना है, किसी के थ्रू एक्सेस करना है तो वहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द कुकीज़ एंड सेशन एक्सप्लेन इन द डिटेल। तो कुकी क्या होता है, कुकी को बता दूं कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है जो क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर होता है। और ये भी बता दूं कि यह जो सर्वर साइड से क्रिएटेड होता है लेकिन क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर करता है। जब पहली बार कोई यूज़र या कस्टमर किसी वेबसाइट को सर्च करता है
तो इसके सर्वर क्या करता है, उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, हिस्ट्री में स्टोर करता है। जब भी जब वो दोबारा उसको वेबसाइट को सर्च करेगा तो उसको सबसे पहले वही आपको दे देगा, डिस्प्ले कर देता है। तो कुकीज़ का होता है कि स्मॉल पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है जो सर्वर की क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर होता है, और किसके द्वारा क्रिएट होता है, तो सर्वर साइड से क्रिएटेड होता है और क्लाइंट के ब्राउज़र पर स्टोर करता है। तो सेशन कुकी कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय होता है, तो क्रिएट करने के लिए इसका सिंटेक्स या एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि कुकी को कैसे क्रिएट किया जाएगा। कुकी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसमें दिया गया है सेट कुकी। ये कुकी को सेट करते हैं। सेट करने के लिए सबसे सेट कुकी करते हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं, पहले पहला जो पैरामीटर होता है कुकी का नेम होता है, वैल्यू होता है, एक्सपायर होता है कि कब कितने टाइम पर कुकी एक्सपायर हो जाएगा, और पाथ दिया होता है, डोमेन दिया जाता है, सिक्योरिटी होता है, HTTP ओनली होता है। तो इसके एग्जांपल के थ्रू मैं नीचे दिया हूँ। सबले कुकी का नेम मैं यूजर डाला हूँ, कुकी का वैल्यू उपेंद्र डाला हूँ, और सेट करने के लिए कुकी का नेम पास कर दिया हूँ, कुकी का वैल्यू पास कर दिया हूँ, और यह टाइम दिया है कि वो ये जो कुकी सेट हुआ है कितने टाइम के बाद यह कुकी एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपायरी डेट होता है, यह टाइम हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट जो है सेशन। सेशन का यूज मैं बता दूँ कि सेशन क्या होता है, एक स्टोर करता है या इन्फॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ये एक पेज से दूसरे पेज पर इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए हम सेशन का यूज करते हैं। ज़्यादातर सेशन का यूज हमें शॉपिंग मॉल पर यूज होता है, शॉपिंग वेबसाइट पर यूज किया जाता है। जब हम कार्ट को सेव कराते हैं तो वहाँ पर हमें सेशन का यूज करते हैं। इसमें जैसे मान लो प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, और जो पेमेंट टाइम होता है वो 99% बता दूँ कि यह जो सेशन जो है लॉगिन में ज़्यादातर यूज होता है। इसमें सबसे पहले सेशन को क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें वैल्यू पास करते हैं। तो लॉगिन पेज हो या लॉगआउट पेज हो तो वहाँ पर सेशन का ज़्यादा यूज होता है। पेमेंट मोड पर भी सेशन का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम पीरियड होता है 5 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो वहाँ पर ये सेशन का यूज होता है। क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द गेट एंड पोस्ट मेथड गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी गेट और पोस्ट क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है। तो गेट की बात करूँ तो गेट मेथड से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर यहाँ मैं डिटेल कर रहा हूँ। लेकिन गेट में ये एक प्रॉब्लम है कि जब गेट की मेथड से हम यूज करते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन URL पर शो करता है, डिस्प्ले करता है। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए गेट सही नहीं है। उसके स्थान पर हमें पोस्ट यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल है, एक मैं फॉर्म बनाया हूँ, उसके मैंने जो मेथड में दिया हूँ वो गेट दे दिया हूँ, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे पेज पे यानी welcome.php पर होल्ड कराना है। तो यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को हम इस पेज पर लाना है। तो यहाँ पर लेकर एक नेम ले लिया, और गेट उस नेम को एक्सेस करना है इस पेज से इसमें पेश करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट, यदि यही काम हम यदि पोस्ट से करता हूँ तो हमारा जो डेटा होता है वो डिस्प्ले नहीं होगा URL पर, और हमारा सिक्योर होता है। तो यहाँ पर जहाँ गेट में लिया हूँ, यदि मैं पोस्ट केवल पोस्ट कर चेंज कर देता हूँ तो हमारा जो डेटा होता है सिक्योर हो जाता है। यहाँ भी एक टेबल यानी फॉर्म लिया हूँ, उसके डेटा को हम लॉगिन पेज पर एक्सेस करना हो तो यहाँ पर हम उसको एक्सेस किया हूँ। यहाँ पर मैं पोस्ट वेरिएबल का यूज किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड मेथड या फंक्शन, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इंक्लूड और रिक्वायर्ड दो मेथड होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है रिड्यूस होता है। यदि एक पेज का इन्फॉर्मेशन हम दूसरे पेज पर सेम कोडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इंक्लूड और रिक्वायर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि यदि हम सेम डिज़ाइन हर पेज पर लेना चाहते हैं, वेबसाइट के अंदर देना चाहते हैं, तो हमें हर पेज पर वो कोडिंग लिखना नहीं पड़ेगा। इससे ये बेनिफिट है। तो वेबसाइट के अंदर हम जानते हैं कि हर पेज सिमिलर ही होता है, तो उसका कोडिंग हर पेज पर हमें लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक ही पेज पर मैं डिज़ाइन करूं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर हर पेज में मैं उसका कॉल कर दूं। उसके लिए हमें इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एडवांटेज है कि कोड को रिड्यूस कर देता है, ईजी कॉल बैक यानी आसानी से को
किसी पेज पर कॉल कर सकते हैं। तो इंक्लूड का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइल बनाते हैं, उस पहले पूरे डिज़ाइन एक पेज पर करते हैं और उसका हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट टाइप का बना लेते हैं, जैसे इंक्लूड और फाइल नेम। यहाँ से उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेस करके दूसरे पेज पर मैं एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ लिया है, सपोज करो एक फाइल है, HTML का फाइल है, ये सपोज करो डिज़ाइन है हमारा, यही सेम टू सेम डिज़ाइन हम दूसरे पेज पर लाना चाहते हैं, तो फिर से हमको इतना कोड वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसको उससे हटाने के लिए हमें एक इंक्लूड फंक्शन का यूज करने से इतना इसका जितना भी कोड है वहाँ पर एक्सेस होता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या करता है कि दूसरे क्लास के वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेस करता है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर होल्ड करा देता है। तो हम वहाँ पर इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह से इंक्लूड की तरह एक रिक्वायर फंक्शन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यह नाम है रिक्वायर, यदि यहाँ पर ज़रूरी है तभी वो डालना है। इंक्लूड का मतलब इंक्लूड की सेम ही रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर नाम से पता चलता है कि यहाँ डालना ही डालना है, रिक्वायर रहे तभी डालना है, अदरवाइज इसका यूज़ नहीं करना है। सेम उसी तरह से इसको भी यूज़ करना है, जैसे मैं इंक्लूड को बता रहा था, उसी तरह से इसको भी सेम कोड को यदि वहाँ पर ज़रूरत ही है तभी इसको रिक्वायर लगाते हैं कि नहीं भाई ये एकदम ज़रूरी है, इसके बिना काम हमारा नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पर हम रिक्वायर का फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं इंक्लूड की तरह इंक्लूड में बताया था, उसी तरह से रिक्वायर का भी यूज़ करते हैं। अपने वेबसाइट के अंदर या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं इस फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द MySQL एक्सप्लेन इट्स फीचर, यानी MySQL क्या होता है, उसके फीचर क्या होता है। MySQL क्या होता है, एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्यूरी लैंग्वेज बेसिस होता है, यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसको कहते हैं। ये डेटा को स्टोर करता है, यानी डेटा के अंदर ये स्टोर होता है। डेटाबेस बनाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। इसके कुछ फीचर्स नीचे दिया है, जैसे इजी टू यूज, इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये RDBMS भी होता है। RDBMS को मतलब रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब कोई डेटा किसी कंपनी का या कॉलेज का या किसी स्टूडेंट का बनाना हो तो इसके थ्रू हम बनाते हैं। इसके फीचर्स में अभी डिस्कस किया था कि इजी टू यूज, यानी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सिक्योर, ये सिक्योर होता है, इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो सिक्योर होता है। अब कुछ पॉइंट है, इरेज फ्री डाउनलोड, ये नहीं आसानी से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैं ओपन सोर्स होता है, ये भी ओपन सोर्स होता है, यानी इसको आसानी से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा इसके कुछ फीचर्स और डेटाबेस की डिफिनीसन। और नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्राम के अंदर कि हम डेटाबेस को PHP के अंदर कैसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराने के लिए हमें चाहिए कोड। तो स्टार्ट करते हैं, PHP से स्टार्ट करते हैं और डॉट क्वेश्चन मार्क से सब इंड करते हैं। तो मैं एक सर्वर लिया, सर्वर में ले लिया लोकल होस्ट और यूज़र में रूट ले लिया, पासवर्ड को ब्लैंक कर दिया। तो कनेक्शन जब भी कनेक्शन करना होगा तो उसका कोड होता है, एक कनेक्शन का वेरिएबल लेते हैं $कॉन के अंदर में MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर यह सर्वर का नेम पास कर देते हैं, सर्वर का यूज़र पास कर देते हैं और पासवर्ड को पास कर देने से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब इस कनेक्शन को यदि हमें चेक करना है तो इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक कनेक्शन बनाते हैं। इफ द कनेक्शन यदि सक्सेसफुल है तो हमारा ये कनेक्शन हो गया तो कनेक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा, अदरवाइज कनेक्शन फेल बताएगा। अब इसी में डेटाबेस तो हमने देख लिया कि कनेक्शन कैसे होगा PHP के अंदर। अब इसमें देखते हैं कि हम डेटा को अपडेट कैसे करेंगे और उसको यदि हमें डिलीट करना हो तो डिलीट करने कैसे करेंगे। तो अभी जो मैं जैसे किया था कनेक्शन बताया था, तो पहला जो ये ऊपर वाला जो है वो केवल कनेक्शन है कि डेटाबेस को कैसे PHP के अंदर कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, उस टेबल के अंदर अपडेट करना है। तो अपडेट करने का कोड होता है कि अपडेट नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैं अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम, यानी अपडेट स्टूडेंट जो है टेबल का नाम है और सेट नेम उसका एक कॉलम है, कॉलम के अंदर मैं वैल्यू पास कर दिया, ब्रांच पास कर दिया और उस आईडी से एक्सेस कर दिया। जहाँ जिसकी आईडी 101 है उसको हमें नाम को चेंज करना है,
मिस्टर जॉन डालना है, ब्रांच चेंज करना है। इतना करने के बाद अब इस कनेक्शन को क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के अंदर दो पैरामीटर पास होता है, एक तो कनेक्शन होगा और ये वेरिएबल होगा। यदि हमारा अपडेशन कंप्लीट होगा तो ये सक्सेसफुल को प्रिंट करेगा, अदरवाइज अपडेट को फेल बताएगा। तो इसी तरह सेम हमें यदि किसी डेटा को टेबल के अंदर से डिलीट करना है तो सेम एक वेरिएबल लेते हैं डिलीट, या कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं और यहाँ डालते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम है और इस 101 का जो आईडी है उसके हमें क्या डिलीट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एजेक्स, एक्सप्लेन इट एजेक्स इवेंट। यानी एजेक्स क्या होता है, तो एजेक्स की बात बता रहा हूँ कि जो फुल नेम है एजेक्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। यह एक लैंग्वेज नहीं है, टेक्नोलॉजी है जो डायनेमिक वेबसाइट में यूज होता है। ये भी कर सकते हैं यदि वेबसाइट के अंदर कोई पार्ट यदि अपडेट करना हो तो वहाँ पर एजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हम इसके अंदर अपडेट करते हैं तो केवल पार्ट अपडेट होता है, पूरा पेज रीलोड नहीं होता है। केवल उसी पार्ट को जिसको हमें अपडेट करना है वहीं पर रिफ्रेश होगा, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसके वर्क देखते हैं कि वर्क कैसे करता है एजेक्स। तो वर्क में पहले ब्राउज़र क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है इंटरनेट के थ्रू, वो सर्वर पर जाता है, सर्वर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको रिस्पांस देता है, क्रिएट करता है। यह रिस्पांस फिर उसी नेट के थ्रू फिर क्लाइंट के ब्राउज़र पर जाके मैसेज जाता है, रिस्पांस जाता है। तो इसका यह वर्क है कि क्लाइंट जब भी अपना रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है तो सर्वर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिस्पांस क्रिएट करता है और फिर उसी क्लाइंट को रिस्पांस सेंड कर देता है। तो ये इसका वर्किंग हो गया कि एजेक्स का वर्क कैसे होगा। तो ये वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सएमएल एंड एचटीटीपी और एक्सएमएल की डिफाइन करें, कैसे डिफाइन होगा। तो क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि जब एग्जेक्स का यूज़ करते हैं तो रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, उस रिक्वेस्ट को कैसे सर्वर पर सेंड किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया हूँ कि यह जो रिक्वेस्ट या जो ऑब्जेक्ट है HTTP रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होगा और किस किस ब्राउज़र पर रन करेगा। जैसे मान लो ब्राउज़र के जो सपोर्ट कर रहा है, कौन है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, आरजी है, एज है, सफारी है, ओपेरा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या आता है, इस ब्राउज़र पर ये सपोर्ट करता है। इस एजेक्स क्रिएट करना हो तो वेरिएबल बनाते हैं उसको न्यू और एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट, ये इसका सिंटेक्स है। और जब भी ये क्रिएट करना हो तो नीचे दिया है XHTTP.open और इसके अंदर गेट और ajax_info। ये इससे क्या होगा था, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल के थ्रू बताया गया कि एग्जांपल कैसे एजेक्स को क्रिएट किया जाएगा, फिर कैसे उसको कॉल बैक किया था। कॉल बैक करने के लिए भी मैं यहाँ पर दिया हूँ। यदि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, सर्वर को सेंड कर देते हैं। जैसे सर्वर को सेंड करते हैं, सर्वर उसको रिस्पेक्ट करता है और को रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी एक नंबर को फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए प्रोग्राम है। तो एक मैं नंबर ले लेता हूँ और एक दूसरा जो वेरिएबल है फैक्ट में मैं 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ। लूप चलाता हूँ। यदि आई का जो वैल्यू है ए का जो वैल्यू आई में डाल देते हैं और आई जो है ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, फिर आई को माइनस करता हूँ। जो आएगा वो फैक्टोरियल के अंदर हमारा क्या होगा, उसमें स्टोर हो जाएगा तो उसको प्रिंट कराएंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, स्टेप वाइज को बताना है। तो वर्डप्रेस के बारे में कुछ है कि ये क्या ओपन सोर्स होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, विच बेस्ड ऑन द PHP एंड MySQL पर बेस होता है। ये कब क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया था, तो रिलीज जो होता मई 27, 2003 में। और जो इसके जो फाउंडर हैं उनको माइक लिटल और बैंक मुलेनवेज हैं, जिन्होंने इस वर्डप्रेस को रिलीज किया था। इसको स्टेप में देख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस को गूगल के अंदर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद
जो उसका जिप फाइल बनेगा, जिप फाइल को जेम के अंदर जाएंगे, जेम के अंदर htdoc होगा, htdoc के अंदर वहाँ को पेस्ट कर देते हैं और इसको इस जो फाइल हमें जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर हम वेबसाइट का नाम डाल देते हैं जिस नाम से हम वेबसाइट को बनाना है। फिर हम ब्राउज़र पर जाते हैं, ब्राउज़र पर टाइप करते हैं लोकल होस्ट और उस वेबसाइट का नाम जिस नाम से हमने बनाया है उसके ब्राउज़र पर रन कराते हैं। रन कराने के बाद हमें जो पेज डिस्प्ले होगा, मैं बता रहा हूँ, पेज हमारा जो डिस्प्ले होगा इस टाइप से डिस्प्ले होगा। तो ये हम ब्राउज़र पर टाइप करते हैं लोकल होस्ट और वेबसाइट का नाम जो मैंने एडिट किया हो। तो जैसे मैं ये ब्राउज़र पर रन कराएंगे तो ऐसा हमें आएगा। अब लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बताया तो लैंग्वेज यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ ये आएगा लेट्स गो पर क्लिक करते हैं, ऐसे ऐसे नेक्स्ट करते जाते हैं तो हमारा काम होता जाएगा। ये इसके स्टेप है जिसके थ्रू हमें क्या करते हैं। इसके बाद हम इसी नाम से डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और जिस नाम से हम डेटाबेस बनाते हैं वही डेटाबेस को इस वेबसाइट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, इसमें हम डेटाबेस का नाम डाल देते हैं, लोकल होस्ट डालते हैं, यूज़र का नाम डालते हैं, यूज़र के अंदर रूट होगा, पासवर्ड को ब्लैंक करते हैं, होस्ट में लोकल होस्ट रहेगा। ऐसे हम करके अब यहाँ पर जो टाइटल दिया है यहाँ पर हम वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं। यूजर का नाम डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, एक ईमेल आईडी डाल रहे हैं। इतना डालने के बाद हम क्या करें, इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो प्रोसीजर क्या होता है, कंप्लीट होता है, एक लॉगिन फिर बन जाता है, वर्डप्रेस क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हम आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं।